Hello everyone. Today we are going to see demography. हम जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम देख रहे हैं उसी का ये पार्ट है। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इट फोकसेस ऑन थ्री फेनोमेना। जनरली क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब सिंपल है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब किस तरह का स्टडी? जो तीन चीज़ों पर फोकस करता है, जो पॉपुलेशन की साइज़ है, कॉम्पोजिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो साइज से मतलब है कि पॉपुलेशन का नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है। जैसे 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन, दैट इज़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि उसमें किस तरह का कंपोजिशन है, जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, एल्डरली कितने हैं। तो इस तरह का जो कंपोजिशन होता है, दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो उसका स्टडी, साइज का स्टडी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि एरिया वाइज पर्टिकुलर एरियाज जो है ऑल ओवर इंडिया के, वहाँ पर कौन से एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो द डेमोग्राफी डील्स विथ फाइव डेमोग्राफी इट डील्स विथ फाइव डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। जो डेमोग्राफी का स्टडी है, ये स्टडी 5 चीज़ों पर डिपेंड होता है: फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, मैरिएज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। फर्टिलिटी रेट जो होता है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो हो रही है। मॉर्टेलिटी जो है, उससे भी पता चलता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है, कम हो रही है किस तरह से। मैरिजेस, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी, these all factors affect the demography, that is human population study. So इसलिए इन 5 चीज़ों का जो ये है, demography deals with these 5 things. These 5 processes are continuously at work within a population, determining size, composition and distribution. तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये डिटरमाइन करती है जो पॉपुलेशन है उसकी साइज़, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। सो वी विल सी द डेमोग्राफिक साइकिल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है? अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की हिस्ट्री देखेंगे, सिंस 1650 इट सजेस्ट दैट देयर इज़ अ डेमोग्राफिक साइकिल ऑफ 5 स्टेजेस थ्रू विच नेशन पासेस। तो 5 स्टेजेस से हर नेशन को जो है वो गुजरना होता है। तो उसमें से फर्स्ट स्टेज कौन सी है? दैट इज़ हाई स्टेशनरी फेज। हाई स्टेशनरी क्या मतलब होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट एंड द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। मतलब बर्थ भी ज़्यादा होते हैं तो डेथ भी ज़्यादा होती है। मतलब प्रीमेच्योर डेथ होना, एज होने से पहले ही डेथ होना, ये जो परसेंटेज है वो इंडिया में ज़्यादा था। 1920 के वक्त इंडिया जो है इस फेज़ में था, हाई स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी मीन्स कि उस स्टेज में बर्थ और डेथ दोनों के रेट हाई होने की वजह से जो है पॉपुलेशन जो है वो अपने आप स्टेशनरी रहती है। सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपांडिंग। सेकेंड स्टेज जो है अर्ली एक्सपांडिंग। अर्ली एक्सपांडिंग में क्या होता है कि डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन वाइल बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बर्थ रेट तो वैसा ही है लेकिन डेथ रेट कम हो रहा है। सो मेनी कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका आर इन दिस फेज। साउथ एशिया और अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ जो है अर्ली एक्सपांडिंग फेज़ में है। थर्ड फेज़ जो है वो लेट एक्सपांडिंग फेज़। लेट एक्सपांडिंग का मतलब क्या होता है? तो डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड द बर्थ रेट आल्सो टेंड्स टू फॉल, बट पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो बिकॉज व्हाट? बर्थ एक्सीड्स डेथ। तो यहाँ पर दोनों कम हो रहे हैं लेकिन जो बर्थ है वो उतने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। डेथ ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही रहती है फिर भी। सो इंडिया हैज़ एंटर्ड इन दिस फेज। इंडिया जो है इस फेज में है अभी। सो नेक्स्ट फेज जो है फोर्थ फेज, दैट इज़ लो स्टेशनरी फेज। लो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ एंड लो डेथ रेट with the result that population becomes stationary.
तो इस फेज़ में बर्थ रेट और डेथ रेट जो है दोनों भी कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन स्टेशनरी रहती है, जिसको ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन ऑस्ट्रिया. Growth rate of UK, Denmark, Sweden, Belgium also approximately low stationary 0.1 during 80 and 85. तो ये जो कंट्रीज़ है इस फेज़ में है कि इनका बर्थ रेट और डेथ रेट जो है दोनों कंट्रोल में होने की वजह से पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी रहती है. लास्ट स्टेज जो है फिफ्थ स्टेज, दैट इज़ डिक्लाइनिंग. अब डिक्लाइनिंग फेज़ में क्या होता है, डिक्लाइन पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन बिकॉज बर्थ रेट इज़ लोअर देन डेथ रेट. मतलब डेथ रेट जो है वो लो है, लेकिन बर्थ रेट उससे भी ज़्यादा लो है. सो उसकी वजह से क्या होता है, बर्थ डेथ रेट थोड़ा सा हाई होने की वजह से जो पॉपुलेशन है डेट enters in the declining phase. Some East European countries, notably Germany, Hungary, are experiencing this stage. तो ये सब कंट्रीज जो है इस फेज़ में है. सो ये हो गया डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफी. तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक साइकिल. सो उसकी डेफिनेशन सिंपल है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. बट जो तीन फिनोमेना है वो आपको ध्यान में रखने होंगे. और डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेजेस, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग. तो उसमें भी इंडिया जो है जो 1920 में है हाई स्टेशनरी में था, और अभी जो है इंडिया लेट एक्सपांडिंग फेज में है. देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ. ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में. इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव अकॉर्डिंग टू द मोर्टेलिटी पैटर्न एग्जिस्टिंग इन दैट कंट्री. तो पर्टिकुलर कंट्री का जो मोर्टेलिटी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रूल आउट की जाती है. तो क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव. बर्थ होने के बाद उस कंट्री में कोई भी पर्सन एवरेज कितने साल तक जिंदा रहता है, जीता है, तो उस नंबर को दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द कंट्री. मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेशन जितना ज़्यादा होगा वो कंट्री उतनी हेल्दी होगी. इस वक्त जापान में ऑलमोस्ट 80 to 100 इस तरह का लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नंबर है, जो कि काफ़ी हेल्दी कहा जाता है. दैट इज़ इट इंडिकेट्स दैट द कंट्री इज़ हेल्दी. द कंबाइंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वॉज 46. तो जनरली इंडिपेंडेंस या उसके पहले जो है इंडिया में एवरेज पर्सन की लाइफ जो है वो 46 ईयर्स थी. लेकिन एट द एंड ऑफ सेंचुरी, जब वो 1900 जब तक ख़त्म होने में आया, 20th सेंचुरी में हमने एंट्री की, तब तक ये रेट बढ़ चुका था और अभी उससे भी थोड़ा और ज़्यादा होगा. सो एट द एंड ऑफ सेंचुरी इट वाज 63 ईयर्स. दैट इंडिकेट्स कंट्री इज़ डेवलपिंग. नेक्स्ट डेफिनेशन है फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मीन्स क्या है, व्हाट फर्टिलिटी मीन्स एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड फिकंडिटी मीन्स कैपेसिटी टू बियर अ चिल्ड्रन. मतलब कितने बच्चे एक्चुअल में कोई फीमेल या उस कंट्री का पर्टिकुलर जो पैटर्न है फर्टिलिटी का, एवरेज वुमन कितने चाइल्ड बियर करती है, और फिकंडिटी मीन्स कितने चाइल्ड बियर करने की वो कैपेसिटी रखती है. सो फर्टिलिटी मेज़र करने के जो इंडिकेटर्स हैं वो है क्रूड बर्थ रेट, डेट इज इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग गिवन ईयर. इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में एक पर्टिकुलर ईयर में जो मिड ईयर पॉपुलेशन जो भी काउंट की जाती है, उस मिड ईयर पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ हुए पर 1000, इसको काउंट किया जाता है. टोटल पॉपुलेशन काउंट करके ये रेशो पर 1000 काउंट किया जाता है. दैट इज़ द क्रूड बर्थ रेट. देन जनरल फर्टिलिटी रेट, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमन इन चाइल्ड बियरिंग एज. अब यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक हो गया, वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर किया गया था, यहाँ पे उसको शॉर्ट करके सिर्फ इस एज ग्रुप के फीमेल्स जो है उनकी पॉपुलेशन को कंसिडर करके कितने लाइव बर्थ हुए
और इस एज ग्रुप की कितनी वुमेंस है, तो उस हिसाब से फिर पर 1000 वुमन वो रेशो काउंट किया जाता है, दैट इज़ द जनरल फर्टिलिटी रेट। एंड टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, इट इज़ अ सम ऑफ ऑल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर ऑल एजेस, कितने भी एज की फीमेल हो, सभी फीमेल्स का जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करके ये फर्टिलिटी रेट निकाला जाता है, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड पर वुमेन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो फिलहाल इंडिया का 2% से ज़्यादा ही है, और जो टारगेट है उसको 2% तक लाना, ये टारगेट है पॉपुलेशन कंट्रोल का। सो टोटल फर्टिलिटी रेट शुड बी एट अराउंड 2%। देन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हिस्ट्री, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमने देखा उसकी हिस्ट्री, अगर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसकी हिस्ट्री लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। सो 1952 में इंडिया ने ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च किया था वर्ल्ड में। वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 टू 66, तो स्ट्रेटेजी थी, इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम प्योरली क्लिनिकल अप्रोच टू एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच टू मोटिवेट द पीपल फॉर एक्सेप्टेंस। तो पहले सिर्फ क्लिनिकल अप्रोच में था, मतलब जो इंडिविजुअल्स है क्लिनिक्स पर खुद आते थे और पूछते थे तो उनको इसके बारे में बताया जाता था। लेकिन बाद में जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया उसमें ये अप्रोच चेंज करके इसको एक्सटेंसिव एजुकेशन अप्रोच टू में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब खुद जा जाकर लोगों तक पहुंचकर लोगों को फैमिली प्लानिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना और मोटिवेट करना, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में इस किया गया। उसके बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था 69 टू 74, द प्रोग्राम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमसीएच एक्टिविटीज़ ऑफ पीएचसी एंड देयर सब सेंटर्स। उसके बाद जो है इस प्रोग्राम को इंटीग्रल पार्ट बना दिया मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो होता है एमसीएच उसका, और उसकी एक्टिविटीज़ जो है पीएचसी और सब सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। देन 1975-1980 जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसमें क्या किया गया, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्म की, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 में, जिसमें फोर्सिबल स्टरलाइजेशन वाज डन फॉर बर्थ कंट्रोल। वहाँ पे उस वक्त 1976 में लोगों को गैदर करके उनका फोर्सिबली स्टरलाइजेशन किया गया। तो ये जो कैंपेन था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन पॉलिसी उस वक्त लाई थी, तो जिसकी वजह से जो है पब्लिक में गुस्सा था कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये एक सोल रीज़न था पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से कांग्रेस को वहाँ उस वक्त हार झेलनी पड़ी। एंड 1977 इलेक्शन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज डिफीटेड एंड न्यू जनता गवर्नमेंट केम इनटू पावर विच फॉर्मुलेटेड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। इन्होंने नई पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्म की जिसमें द प्रोग्राम वाज रीनेम्ड बाय फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1977। तो ये एक्चुअली लॉन्च 1952 में हुआ था, लेकिन ये जो नोमेनक्लेचर है, नेम जो है उसको 1977 में दिया गया। देन सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 to 90, the universal immunization program was started 85-86 में, and various other programs under MCH were implemented। तो इन सब प्रोग्राम्स को एक साथ ही इम्प्लीमेंट किया जाता था। 1992 all these programs were integrated under CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो इन सारे प्रोग्राम्स को उस वक्त CSSM प्रोग्राम में एक ही प्रोग्राम के अंडर सबको डाल दिया। देन नाइन्थ 5 ईयर प्लान, उस वक्त क्या हुआ, जो RCH प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च एंड ऑल द रिलेटेड प्रोग्राम्स इन 8 प्लान इंक्लूडिंग CSSM ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इन सब को जो है RCH प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया गया।
उसी के साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड एसटीडी, इनको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आरसीएच जो है ये कंबाइन प्रोग्राम है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। देन ये थी हिस्ट्री फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, जो स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा याद रखना है, पूछा जाता है तब 10 मार्क्स के लिए जब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एक्सप्लेन करना होता है तो उसमें ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। So definition of family planning, you all know that a way of link thinking and living adopted voluntarily on the basis of knowledge, attitude and responsible decision by individual and couple, दोनों का मिलाकर, in order to promote health and welfare of family group and thus contribute effectively to the social development of country। तो खुद की भी डेवलपमेंट और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है। देन स्कोप एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग के स्कोप्स और एक्टिविटीज़ इसमें क्या क्या होती है। फैमिली प्लानिंग इज़ नॉट सिनोनिमस विद बर्थ कंट्रोल, इट इज़ मोर देन मेयर बर्थ कंट्रोल। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब सिर्फ बर्थ कंट्रोल करना नहीं होता। 1970 में WHO की एक्सपर्ट कमेटी ने इट हैज़ स्टेटेड दैट फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स, जो फैमिली प्लानिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उन्होंने बताया। द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ, तो ये जो प्राइम मोटिव है ये तो उसमें है ही, प्रॉपर स्पेसिंग और लिमिटेशन ऑफ बर्थ होना चाहिए, बर्थ भी लिमिटेड होने चाहिए, एक दो, और उनमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। सेकंड, स्टेरिलिटी पर एडवाइस देना, ये भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है कि स्टेरिलिटी पे एडवाइस देना। एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड, पेरेंटहुड के बारे में एजुकेट करना, सेक्स एजुकेशन के बारे में एजुकेट करना। इन स्क्रीनिंग फॉर पॉपुलेशन पैथोलॉजिकल कंडीशंस रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पैथोलॉजीज है लाइक सर्वाइकल कैंसर एक्सेट्रा, तो उसकी स्क्रीनिंग करना ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ज़्यादातर यही होता है कि ये जो डिसीजेस है ये एक हिडन आइसबर्ग की तरह रह जाते हैं, जो एक्चुअल केसेस है वो बाहर आते ही नहीं है, या कई बार उनकी ऐसे ही डेथ हो जाती है। तो इनको रूल आउट करने के लिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। स्क्रीनिंग मतलब उनके पास जाकर हमें ये सब इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। देन जेनेटिक काउंसलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। प्री मैरिटल कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन, उसके बाद कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट, मैरिज काउंसलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कपल्स फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे के लिए कपल को प्रिपेयर करना, प्रेगनेंसी टेस्ट कैरी करना, मैरिज काउंसलिंग करना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर्स, टीचिंग होम इकोनॉमिक्स एंड न्यूट्रिशन, मतलब इकोनॉमिकल तरीके से न्यूट्रिशन किस तरह से प्रोवाइड किया जाए उसकी टीचिंग देना। और एडॉप्शन सर्विसेज, ये भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर आती है, एडॉप्शन सर्विसेज भी। देन डिफरेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो हमने देखा था आरसीएच प्रोग्राम, उसी में बाकी सारे प्रोग्राम सब इंक्लूड होते हैं। तो दीज आर द रिलेटेड प्रोग्राम्स विद फैमिली वेलफेयर, दैट इज CSSM एंड RCH प्रोग्राम and itself family planning program। तो ये आर these are integrated plans। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, इसकी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे इसको। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है। सो एट सेंट्रल लेवल there is a separate department of family welfare in the central ministry of health and family welfare। The in charge is secretary to the government of India in ministry of health and family welfare। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है फैमिली वेलफेयर का इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सेपरेट मिनिस्ट्री भी है जिसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, उसका इंचार्ज जो होता है दैट इज़ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो सेंट्रल लेवल पर क्या फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल ऑफ प्लानिंग,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो प्लान जो भी इम्प्लीमेंट करना है उसकी प्लानिंग करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना, रिसर्च एंड इवेल्युएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल पॉलिसी। ओवरऑल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। देन स्टेट लेवल पर किस तरह से जो स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो एंड फैमिली वेलफेयर सेल, ये दोनों अपने कोऑर्डिनेशन से स्टेट और सेंटर के बीच का कोऑर्डिनेशन से इसको चलाते हैं स्टेट लेवल पर। स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो जो है वो स्टेट का है, और फैमिली वेलफेयर सेल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। दोनों मिलाकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन उनका वही होता है जो ऊपर से प्रोग्राम असाइन होकर आता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट और इम्प्लीमेंट करना, दैट इज फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देर इज अ डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो विच इज सपोर्टेड बाय अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर। जो अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर होता है वो डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो को सपोर्ट करता है, एंड अर्बन हेल्थ पोस्ट, इन तीनों के इंटीग्रेशन से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होता है। तो काम कौन सा है? फंक्शन इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑफ एमसीएच एंड फैमिली प्लानिंग, दोनों को एक साथ पब्लिक को प्रोवाइड कराना। देन पीएचसी लेवल पर क्या होता है? देयर इज अ रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर होगा जिसमें 3 एमओ सपोर्टिंग स्टाफ, उसके साथ 1 मेल 1 फीमेल एट सब सेंटर। जो सब सेंटर के 1 मेल 1 फीमेल है वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है? आईयूडी इंसर्ट करना, एमटीपी, स्टरलाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग, मोटिवेशन। तो ग्राउंड लेवल के जो सबसे ज़रूरी काम है वो इनसे होते हैं। विलेज लेवल पर विलेज हेल्थ गाइड अभी नहीं होते, पहले हुआ करते थे। अभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ही विलेज लेवल पर काम करती है। तो क्या काम होता है उनका? तो अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ contraceptives like Nirodha and Maladi. Nowadays, Chaya, Antara, Chaya tablets can also be distributed. Antara has to take at the PHC itself. सो विलेज लेवल पर ट्रेन दाइज हमने पीएचसी में देखा था कि उनका भी ट्रेनिंग कराया जाता है दाइज का, सेफ डिलीवरी, फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग और मोटिवेशन के लिए। तो इस तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। देन अचीवमेंट्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अचीवमेंट्स क्या क्या है? आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड अदर रिलेटेड प्रोग्राम्स, देयर इज ग्रॉस रिडक्शन इन mortality of both mother and infant। तो जब से ये इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ जहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर मोर्टेलिटी और इन्फेंट और मैटरनल दोनों की मोर्टेलिटी जो है वो रेट कम देखा जाता है। उसी के साथ जो सक्सेस है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, इट ऑल्सो इमर्जेस फ्रॉम द फैक्ट दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ इज इंक्रीज्ड। जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ था, बर्थ रेट डिक्रीज़ हुआ है और स्टेटस ऑफ हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो बर्थ रेट जो है 1941 टू 50 में 39 था, जो अभी 25 है 2002 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, और 1950s में डेथ रेट 22 था, अभी 8.1 है। तो यही सक्सेस है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, दैट इज़ 24 1901 में 24 था, जो अभी 63 हो गया है। सो इसके बाद का जो है फैमिली प्लानिंग मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये हम सब देख चुके हैं। तो यहाँ तक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पर सोलली क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, तो इन सब को शॉर्ट में लिखना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।